नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत सरकार ने देश की करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। दीपावली के पावन पर्व से पूर्व शुरू की गई इस नवीन पहल के अंतर्गत उज्ज्वला योजना से जुड़ी पात्र महिलाओं को एक निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। यह योजना 10 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो चुकी है और इसे निःशुल्क गैस सिलेंडर योजना 2025 के नाम से जाना जा रहा है। त्योहारी मौसम में बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम लाखों परिवारों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है। सहारा इंडिया रिफंड 2025 की ताजा खबरों के अनुसार लंबे समय से फंसे हुए सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा वापस मिलने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। सरकार और संबंधित एजेंसियों की कोशिशों से कई निवेशकों के खातों में पहला रिफंड ट्रांजैक्शन 500 रुपये की किस्तों में ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद यह प्रक्रिया तेज हुई है। आपके पास भी अगर लेबर कार्ड है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने वस्त्र सहायता योजना के तहत दीपावली पर सभी मजदूरों को उनके खाते में 5,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है और यह स्कीम 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। यह योजना खास तौर पर उन श्रमिकों के लिए है जो रोजमर्रा की मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं और जिनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वे आराम से घर चला सकें। सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को अपना पक्का घर उपलब्ध कराना है। आज भी देश में लाखों परिवार ऐसे हैं जो झोपड़ी, किराए के मकान या कच्चे घरों में रहते हैं। ऐसे लोगों को सरकार इस योजना के तहत 2,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है ताकि वे अपने सपनों का घर बना सकें। टाटा मोटर्स ने अपने वाणिज्यिक और यात्री वाहन व्यवसायों को अलग करने का ऐलान किया है। ट्रक और बस का कारोबार टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाएगा। कंपनी के शेयर नवंबर में शेयर बाजार में लिस्ट होने की उम्मीद है। इस विभाजन से दोनों व्यवसायों को विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। टाटा स्टील ने विंग्स ऑफ चेंज पहल का विस्तार करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब कंपनी की तीनों शिफ्टों में महिला कर्मचारियों की भागीदारी होगी, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। यह कदम उद्योग में एक मिसाल कायम करेगा और सकारात्मक बदलाव लाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने कोहरे के कारण टाटानगर अमृतसर एक्सप्रेस समेत 3 जोड़ी ट्रेनों को दिसंबर से फरवरी-मार्च 2026 तक रद्द कर दिया है। मयूरभंज जिले में एक अज्ञात महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। रेलवे ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। झारखंड सरकार ने दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में 4% की वृद्धि की है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जिससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। हेमंत सोरेन सरकार का यह फैसला कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला एक जनहित याचिका पर आधारित है, जिसमें सरकारी अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग कर संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। अदालत ने सरकार को जवाब देने के लिए समय दिया है और जल्द ही अगली सुनवाई होगी। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़कर 150 होने की संभावना है। एनएमसी ने कॉलेज प्रशासन से कुछ कमियों को दूर करने के लिए अंडरटेकिंग मांगी, जिसे कॉलेज ने सौंप दी है। सीट बढ़ने से मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा, छात्रों को अधिक अवसर मिलेंगे और राज्य की चिकित्सा सेवा सुदृढ़ होगी। यह झारखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं? केंद्र सरकार की सोलर पैनल योजना आपकी समस्या का स्थायी समाधान हो सकती है। यह योजना देश के करोड़ों परिवारों को बिजली के बढ़ते खर्च से राहत दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस पहल के तहत आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर न केवल बिजली बिल से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। सरकार इस योजना पर भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे आम नागरिक भी इसका लाभ उठा सके। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है, जिसमें बीजेपी और हम ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
जेडीयू ने भी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं महागठबंधन भी सीट शेयरिंग पर विचार कर रहा है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु में आगामी विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे को भी टिकट दिया गया है। भाजपा ने विभिन्न सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, जिससे चुनावी माहौल गर्मा गया है। दिवाली पर चांदी की बढ़ती कीमतें मिठाइयों को महंगा कर रही हैं। मिठाइयों पर जीएसटी कम होने के बावजूद चांदी वर्क की लागत में वृद्धि के कारण उनके दाम बढ़ सकते हैं। कुछ दुकानदार बिना चांदी वर्क के मिठाइयां बना रहे हैं, जबकि अन्य ने कीमतें बढ़ा दी हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 15 अक्टूबर 2025 को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भस्म आरती में भाग लिया और आगामी विश्व कप जीतने की कामना की। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से लगातार हार के बाद टीम पर सेमीफाइनल में जगह बनाने का दबाव है। खिलाड़ियों ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाई दूज का पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते के प्रेम को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं और सूखा गोला देकर उनका तिलक करती हैं। इस महीने की शुरुआत से ही सोने और चांदी में लगातार तेजी देखी जा रही है। हर दिन सोने से ज्यादा चांदी दौड़ में आगे निकल रहा है। लेकिन चांदी में इतनी बढ़ोतरी का आखिर क्या कारण है? क्यों सोने से ज्यादा चांदी में तेजी आ रही है? चलिए इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। माधव इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट एमएसएमई 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें रोजगार सृजन और कौशल विकास में योगदान के लिए मिला है। एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कंपनी की सराहना की और कहा कि वे युवाओं को वैश्विक करियर बनाने में मदद कर रहे हैं। माधव इमिग्रेशन वर्क वीजा और स्टडी अब्रॉड के अवसर प्रदान करता है और अवैध प्रक्रियाओं के खिलाफ जागरूकता फैलाता है। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने एक बार फिर बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताया है। बाबूलाल सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र हैं। पार्टी की ओर से उनकी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। आईआईटी आईएसएम धनबाद के उड़ान द करियर क्लब की ओर से राज्य स्तरीय शैक्षणिक पहल विज्ञान 2025 की सम्मेलन की घोषणा मंगलवार को की गई। इसका उद्देश्य झारखंड के स्कूलों के छात्रों में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और सीखने की भावना को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष की थीम सीखने की खुशी का जश्न मनाना रखा गया है। कार्यक्रम में झारखंड के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र शामिल होंगे, जिन्हें 3 श्रेणियों 6 से 8, 9 से 10 व 11 से 12 में बांटा गया है। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें साइंस फेयर, टीम इवेंट, निबंध लेखन, भाषण, एल्यूक्यूशन, पेंटिंग प्रतियोगिता और मैथ्स ऑफ साइंस ओलंपियाड शामिल है। प्रत्येक स्कूल से एक छात्र प्रतियोगिता भाग ले सकता है। असम के डिब्रूगढ़ में 11 से 12 अक्टूबर को आयोजित ईस्टर्न इंडिया जोनल ऑप्थल्मोलॉजिकल कांग्रेस EIZOC के वार्षिक सम्मेलन में धनबाद के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ सह IMA अध्यक्ष डॉक्टर BN गुप्ता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉ गुप्ता जोड़ा फाटक स्थित नवज्योति नेत्रालय के मुख्य चिकित्सक हैं। सम्मेलन में पूर्वी भारत समेत देश भर के प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञों ने नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे नवीन अनुसंधान, तकनीकी विकास और उपचार पद्धतियों पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। टाटा स्टील ने असम में 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ भारत के निर्माण क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। कंपनी ने देश की पहली मोबाइल बोर पाइल केज मशीन लॉन्च की है और साथ ही गुवाहाटी में एक पूर्णतः स्वचालित कंस्ट्रक्शन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया है। ये दोनों पहलें भारत के तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे में नवाचार, दक्षता और सततता को बढ़ावा देने की दिशा में टाटा स्टील की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मोबाइल बोर पाइल केज मशीन का शुभारंभ असम में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट साइट पर किया गया। फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ अमेरिका से मान्यता प्राप्त आर्ट सेंस 2025 द्वारा आयोजित फोटोग्राफिक सैलून की ट्रैवल कैटेगरी में जमशेदपुर के नरेश अग्रवाल को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में कई देशों के फोटोग्राफरों ने हिस्सा लिया था।
नरेश अग्रवाल को उनके छायाचित्र मल्टीपल केव्स पर यह पुरस्कार दिया गया है। चित्रों का चयन 3 ज्यूरी की कमेटी के द्वारा किया गया। नरेश अग्रवाल मूलतः ग्रामीण जीवन के चित्रों को उकेरने वाले छायाकार हैं। उनके 350 से अधिक चित्रों को भारत ही नहीं, भारत के बाहर कई देशों में प्रदर्शनी के लिए चुना गया एवं पुरस्कृत भी किया गया है। डीवीसी ऑल वैली क्षेत्र के एसआईपी गांवों के विकास को लेकर झारखंड सरकार के प्रतिनिधि के साथ मंगलवार को डीवीसी मुख्यालय कोलकाता में डीवीसी चेयरमैन एस सुरेश कुमार के साथ वार्ता हुई। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में निरसा विधायक अरूप चटर्जी शामिल थे। वार्ता में एसआईपी के अंतर्गत आने वाले गांवों के ग्रामीणों को प्रतिमाह 200 यूनिट फ्री बिजली देने पर विचार किया गया। इसके अलावा मैथन एवं पंचेत डैम से संबंधित 11 सूत्री मांगों को लेकर वार्ता हुई, जिसमें मुख्य रूप से तय किया गया कि मैथन में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिवाली और छठ को तोहफा दिया है। सरकार ने डीए को 3% बढ़ाकर 58% कर दिया है। इससे पहले कर्मचारियों और पेंशनधारकों को क्रमशः 55% डीए और डीआर मिलता था। डीपीएस रांची ने रीजनल लेवल सीबीएसई स्किल एक्सपो और गाइडेंस फेस्टिवल 2025 की मेजबानी की। सीबीएसई के तत्वावधान में आयोजित इस भव्य शैक्षणिक कार्यक्रम में रांची और पटना रीजन के 50 से अधिक विद्यालयों के 650 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन सीबीएसई रांची रीजन के क्षेत्रीय अधिकारी रामवीर ने किया। उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने आधारभूत स्तर से ही स्किल एजुकेशन को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। सीदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के तहत विभिन्न कॉलेजों में पूर्व से कार्यरत प्राध्यापक संघ व आवश्यकता आधारित व्याख्याता राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भेंट कर अपनी समस्याओं को रखा व समाधान की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने आवश्यकता आधारित प्राध्यापकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आगामी विज्ञापन जारी होने के बाद सभी आवश्यकता आधारित प्राध्यापकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी, जिससे उन प्राध्यापकों के समक्ष रोजगार संकट उत्पन्न हो जाएगा। ब्लॉक में मंगलवार को बीडीओ विजय राजेश बारला ने पंचायत सचिव व जनप्रतिनिधि संघ एक बैठक की। इस दौरान लंबित आवास को पूर्ण करने का निर्देश दिया। कहा कि 1 सप्ताह के अंदर लंबित 2324 के आवास को पूर्ण करेंगे। वहीं पंचायत सहायक को निर्देश दिया गया कि पंचायत में प्रत्येक दिन पंचायत भवन को खोलकर बैठना है। वहीं पंचायत में चल रहे विकास योजनाओं को लेकर लाभुकों के सहयोग करना है। बैठक में अनुपस्थित मुखिया एवं पंचायत सचिव स्वयंसेवक को स्पष्टीकरण किया गया। मौके पर 15वीं वित्त आयोग के समीक्षा के क्रम में जिन पंचायत में 15वीं वित्त की राशि अवशेष है, उन्हें 1 सप्ताह के अंदर योजनाओं में व्यय करते हुए प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। बोकारो थर्मल स्थित स्वामी विवेकानंद मैदान में मंगलवार से 5 दिवसीय दिवाली धमाका क्रिकेट कप प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दिन 3 मैच 10-10 ओवरों के खेले गए। इससे पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन डीवीसी के डीजीएम कालीचरण शर्मा, सीएसआर के वरीय प्रबंधक मनीष कुमार चौधरी, एसबीआई के चीफ मैनेजर अमित कुमार और डीवीसी एचआर की प्रबंधक संध्या दास ने किया। डीजीएम ने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है। ऐसे आयोजनों से प्रतिभाओं को भी मंच मिलता है। श्री चौधरी ने कहा कि क्रिकेट का खेल टीम भावना और अनुशासन सिखाता है। कथारा स्थित ऑफिसर्स क्लब में मंगलवार को क्षेत्रीय प्रबंधन द्वारा हिंदी राजभाषा पखवाड़ा का समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। क्षेत्र के जीएम माइनिंग विनोद कुमार ने कहा कि हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। प्रतियोगिताओं में विजेता का पुरस्कार लेने का बड़ा महत्व नहीं, बल्कि भाग लेना बड़ी बात है। हिंदी पखवाड़ा के तहत पिछले दिनों आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। भाजपा बोकारो जिला की ओर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान निमित्त बोकारो विधानसभा सम्मेलन का आयोजन मंगलवार को चास स्थित दीपांजलि सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जयदेव राय व संचालन जिला महामंत्री संजय त्यागी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित कर की गई।
सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी व विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद ढुलू महतो उपस्थित हुए। डीसी रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में मंगलवार को जनता दरबार लगाकर आमजनों की शिकायतों को सुना और उसके त्वरित निराकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए करीब 100 से ज्यादा लोगों से डीसी ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झामुमो ने सोमेश सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जो दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र हैं। भाजपा ने बाबूलाल सोरेन को फिर से मैदान में उतारा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस उपचुनाव में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। झामुमो प्रत्याशी के नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। सारंडा में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के प्रस्ताव के विरोध में आदिवासियों ने विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। उन्होंने सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की मांग की, क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका और पारंपरिक जीवन शैली पर खतरा महसूस हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जेएनएसी और मानगो नगर निगम क्षेत्र में सिटी लाइवलीहुड एक्शन प्लान के लिए सर्वे का कार्य नवंबर में शुरू होगा। पूरे राज्य में जेएनएसी, मानगो नगर निगम सहित 10 नगर निकायों में सिटी लाइवलीहुड एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। सिटी लाइवलीहुड एक्शन प्लान तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी संस्थान एनआईटी कालीकट का चयन किया गया है, जो आगामी 5 वर्षों के लिए शहरी आजीविका से जुड़े सिटी लाइवलीहुड एक्शन प्लान तैयार करेगी। इसके तहत शहरी नागरिकों, महिलाओं, युवाओं, स्थानीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप का सर्वे किया जाएगा। रांची विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ बुधवार को मांडर कॉलेज में निर्माणाधीन G+3 कक्षा भवन एवं स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर के भवन का निरीक्षण किया। दोनों भवन का निर्माण उच्च शिक्षा विभाग से करीब 18 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। वीसी ने भवन के जायजा लेने के दौरान दोनों भवन के ऊपरी फ्लोर में जाने हेतु डिसेबल छात्रों के लिए रैंप का निर्माण नहीं किए जाने का सवाल उठाया। उन्होंने नए कक्षा भवन में उपस्करों की खरीद के लिए प्रस्ताव भेजने 2 महीने के अंदर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से प्रोफेशनल कोर्स शुरू कराने की बात कही। रांची में 12 अक्टूबर को पैनकैक सिलाट वीमेंस लीग का आयोजन किया गया। इस लीग में जिले की बालिका खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक अपने नाम किए। इसमें 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक व 5 कांस्य पदक शामिल है। अंडर 17 बालिका वर्ग में सानिया सोए, अंडर 14 वर्ग में मीरू टुडू और अंडर 18 आयु वर्ग में प्राप्ति महतो ने स्वर्ण पदक हासिल किया। अर्शी मारूफ, सुमित बिरुआ को रजत पदक मिला। रोनिता सुंडी, रानी कुमारी, संध्या रानी बास्के, प्राची महतो व कौशल्या कुमारी को कांस्य पदक हासिल हुआ।